वो अभी बाद में बात करिए बेटा, अभी मेरा क्लास शुरू हो गया है। तुम कौन से ब्रांच के हो? हाँ नहीं बेटा, ऐसा करो, मेरे को थोड़ा समय दो। अभी जो भी नोटिस आएगा वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? पब्लिक नोटिस आएगा इस चीज का, ठीक है? अभी मैं अभी मैं क्लास ले रहा हूँ बेटा, इसके बाद थोड़ा बात कर लीजिए, 1 घंटे के बाद ना। 11:30 बजे के 11:30 के बाद बात कर लीजिए ना, 11:30 से 12 के बीच में, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास मेरी 12 बजे से। यार ये तो समस्या ही है सनी, काम नहीं करने देते एक भी बच्चे, समस्या है सर। आयुष रिंगे, after 5 minutes I will start the today's session. Saurabh Rai, Rupesh Patel. (31, 41). Ankit Prajapat. Saurabh 34. Saurabh Pariyar. Number 40, 42. Ajay Gole. चार मिनट के बाद आज की क्लास स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें मैं आपको फोरियर सीरीज के बारे में बताऊंगा। 15, 37, भावेश सावले 9, 16, कुलदीप बामनी आज ज्वाइनिंग लॉन्ग, बहुत दिनों बाद ज्वाइन किए। 28, 2, 30, 20, पीयूष कोतवार, निरेश लचेटा 19, सौरभ भास्करी, 44, श्याम सिंह सागर। श्याम सिंह, तुमने अपना कैंपस आईडी लॉगिन करके पासवर्ड चेंज कर लिया? जी सर, कर लिया। ओके ठीक है बेटा, और टच में रहना ही कैंपस पे रेगुलर बेसिस में। सर कर लिया। रेगुलर बेसिस पे पब्लिक नोटिस है,
और जो मैसेज जो फैकल्टी कर रहे हैं उनको ध्यान से देखते रहना रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। और अपना जो जीमेल अकाउंट दिया हुआ है उसको भी देखते रहना, ठीक है। ओके सर। बस कुछ 2 मिनट के बाद आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, और कुछ स्टूडेंट सेट हो जाएं कभी। भी 22 स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए, 41 का स्ट्रेंथ है। जिन लोगों का अलग अलग ग्रुप बन गया वो लोग जरा बोलें दूसरे स्टूडेंट को कि वे लोग क्लास में क्यों नहीं आ रहे रेगुलरली। मैं तो अपने तरफ से पेरेंट्स को भी बोल चुका हूं, आपको भी इंडिविजुअली बोला है। क्या आप लोगों ने आपस में मिलकर कुछ नई प्लानिंग की है? क्लास के लिए तो एक कॉमन ही प्लानिंग होना चाहिए, सभी को क्लास अटेंड करना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट ध्यान रखिए, अपना कैमरा ऑन मत करिए, तो मैं आपका एब्सेंट लगाऊंगा। कैमरा ऑफ करिए श्याम सिंह सागर, जब आपको बोला जाए तभी आप अपना कैमरा ऑन करिए। श्याम सिंह सागर, तुम्हारा कैमरा खुला है, ऑन है, आप करो। श्याम सिंह सागर, सुनो मेरी बात। कोई भी स्टूडेंट कैमरा ऑन नहीं करे तब तक कि मैं नहीं बोलूं। नहीं सुन रहा है ये, सुनाई नहीं आ रहा क्या? सर उसके पास आवाज नहीं जा रही है। अनम्यूट कर रखा अपने आप को, जरा आप में से कोई फोन करके बोलो इसको। सर उसने हेडफोन ओके निकाल सर। दिए इसलिए उसको सुनाई नहीं। मोबाइल करो उसको फटाफट, और उसको समझा दो कि सर क्लास जब भी लेते हैं कोई भी कैमरा ऑन नहीं करना जब तक बोले नहीं। यार समझ में नहीं आता, मैंने तो सिखा सिखा के थक गया हूं बेटे आपको, फिर भी यार बार बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। हमने अभी तक जो सीरीज का बेसिक चीजें समझी कि व्हाट डू मीन बाय सीरीज और उसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या होता है, उसको हमने इस चैप्टर में सीखा। और इसके पहले वाले जो चैप्टर थे जिसमें हम यूनिट 1 की बात करें, उसमें भी मैंने सीरीज का आपको जिक्र किया था। सबसे पहले मेरा जिक्र जो हुआ था सीरीज को लेके वो फर्स्ट यूनिट में हुआ था, और वहां पर मैंने आपको एक जनरल कॉमन मेथड्स बताई थी कि कैसे हम एक सीरीज को जनरेट करते हैं, जिसको अपन टेलर्स और मैक्लोरेंस की मेथड बोलते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है टेलर्स और मैक्लोरेंस में कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए, उसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए और डिफरेंशिएबिलिटी भी होना चाहिए। यदि हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो कंटिन्यूटी अपने आप आ जाती है, क्योंकि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस होता है, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो हमें फंक्शन का डेरिवेटिव बहुत रिक्वायर्ड होगा, तभी हम टेलर्स और मैक्लॉरेंस के एक्सपांशन को मेथड को यूज करके हम कोई भी फंक्शन की, 1 वेरिएबल की फंक्शन हो, 2 वेरिएबल की फंक्शन हो, उसकी हम सीरीज निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हुआ तब उस केस में हम क्या करेंगे? हम लोग हाथ ऊंचा करेंगे, बोलेंगे सर वो तो मेथड लगती नहीं है। तो इसलिए एक फोरियर नाम का एक नया साइंटिस्ट हुआ जिसने एक फोरियर सीरीज दी है, फोरियर सीरीज को डिजाइन करने का मेथड बताया है। वही हमें इस यूनिट नंबर 3 के लास्ट पार्ट में हमें स्टडी करना है, और फिर इसके बाद हम आप सभी को 4th यूनिट से कनेक्ट करेंगे, जो कि एक बहुत छोटा यूनिट है, बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। 4th यूनिट सबसे छोटी है, पूरे 5 यूनिट की आप बात करें, कंपेयर करें तो उसमें जो है 4th यूनिट बहुत छोटी है। ओके, तो कोई बात नहीं, जितने भी टॉपिक्स उससे रिलेटेड है, काम के हैं, यूजफुल हैं, सारे जितने सिलेबस में दिए वो सब हम एक एक करके आपके सामने टच करेंगे और उसका टूल्स भी 1 बाय 1 करके समझाएंगे, सिखाएंगे। जैसा अभी तक सिखा रहा हूं इसी तरह से आगे भी सिखाता रहूंगा। ये मेरा उद्देश्य है। ओके गाइस, तो क्या एक बेसिक कंसेप्ट होता है फोरियर सीरीज का, पहले हम उसको समझें और फिर इसके बाद में आपको फोरियर सीरीज को लिखने की मेथड भी, आपको एक कॉमन मेथड भी आपको सिखाने जा रहा हूं।
तो आप में से कोई भी नया स्टूडेंट भी इस टॉपिक को सीख सकता है बिना किसी हेजिटेशन के। इसके बावजूद भी कोई हेजिटेशन है तो क्लास के बाद 1:30 बजे के बाद आप कॉल कर सकते हैं। 4 बजे तक का आपके पास कॉलिंग का टाइम दे रखा है मैंने रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। यदि मैं कोई मीटिंग में या किसी अर्जेंट काम में बिजी नहीं हो तो आपका मोबाइल डेफिनेटली अटेंड करता हूं। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास मैंने आपको बताया कि ये फूरियर नाम का एक व्यक्ति हुआ, साइंटिस्ट हुआ, जिसने ऐसे फंक्शन का एक्सपांशन दिया है। बेसिकली ये जो एक्सपांशन होता है वो एक्सपांशन मतलब सीरीज होती है, उनको हम लोग फूरियर सीरीज कहेंगे आज के बाद, जिसमें कोसाइन और साइन टर्म्स दोनों होती है। अभी मैं वो भी आपको इसके बाद बताऊंगा थोड़े समय के बाद कि यदि उसमें केवल कोसाइन टर्म है तो भी एक फूरियर सीरीज है, यदि केवल साइन टर्म है तो भी एक फूरियर सीरीज है। लेकिन हम उसको आधे आधे पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। यदि कोसाइन टर्म होता है तो उसको अपन हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज कहना है बेटे। और क्योंकि बात यहाँ पर इससे कनेक्टेड है तो इसलिए मैं यहाँ पर भी आपके सामने बता रहा हूँ। फिर इसके बाद में आपको प्रॉब्लम से भी ये सारी बातें 1 बाय 1 करके क्लियर करूंगा। तो यदि कोई फंक्शन आपको 1 वेरिएबल का दिखा और उसके एक्सपांशन में यदि कोसाइन और साइन टर्म्स है, A0 को बुलाता है कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म केवल एक ही होगी तो इसको आपने यहाँ पर सेपरेट लिख रखा है। बाकी यहाँ पर जो भी टर्म्स कोसाइन किए उनको हमने कंबाइन करके एक समेशन के नोटेशन में लिख रखा है, कॉमन सिंबल में लिख रखा है कंपेट करके। तो वो है, अब चूंकि साइन की जितनी टर्म्स है, साइन की जितनी टर्म्स हैं उसको भी हमने समेशन में लिख रखा है क्योंकि वो भी प्लस में रहती है। ओके, प्लस माइनस में होगी तो अपन -1 की पावर n का जनरल वैल्यू लिख के हम उसका कॉमन दिस समेशन लिख सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। यदि कोई फंक्शन आपको इस तरह का एक्सपांशन या सीरीज इस तरह का जब भी आपको आज के बाद दिखता है जिसमें कॉस और साइन दोनों टर्म्स होती है तो उसको अपन कंप्लीट फोरियर सीरीज बोलते हैं। और जिसमें केवल कोसाइन टर्म होती है उसको फोरियर कोसाइन सीरीज बोलना, जिसमें केवल साइन टर्म हो उसको फोरियर साइन सीरीज बोलना। ओके गाइस, तो ये होती क्या है, इसमें बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शंस आपके हैं हमारे होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्या होते हैं? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के कोई भी दो साइड के बीच का रेशो शो करने वाले फंक्शंस होते हैं, कोसाइन फंक्शन और साइन फंक्शन। फिर आप बोलेंगे सर हमने तो 6 फंक्शन पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के और आप 2 बोल रहे हो। बेटे ये 2 मेन ओरिजिनली तो ये 2 मेन हैं जिसको अपन कम्युनिकेशन की भाषा में, सिग्नल सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में इसको साइन एक्स को साइन वेव बोलते हैं, कोसाइन को कोसाइन वेव बोलते हैं। कॉस फंक्शन, साइन फंक्शन, फंक्शन मींस सिग्नल। ओके, तो वही बात यहाँ पर है कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन है और उसके सीरीज में ये जो एक एक्सपांशन होता है जिसमें कॉस और साइन टर्म्स होगी उसको हम लोग फोरियर सीरीज कहेंगे। अब इसके लिए कोई फंक्शन है और उसका फोरियर एक्सपांशन यदि एग्जिस्ट करना होना है तो इसके लिए वो फंक्शन डेफिनेटली एक आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करता है, एक रूल को ओबे करता है। उस रूल का नाम है पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन। पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन, तो यदि कोई फंक्शन आपके पास पीरियोडिक होता है तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो पीरियोडिसिटी किसी फंक्शन की क्या होती है उसको मैं यदि शुद्ध हिंदी में बात करूं, आपसे सिंपल भाषा में बात करूं तो ऐसा बोलते हैं, हमने ऐसे बहुत सारे फंक्शन देखे हैं अभी तक कि जो रिपीट होते हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जिनकी वैल्यू रिपीट होती है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि अपन बात करें साइन फंक्शन की, साइन फंक्शन रिपीट कब होता है? प्रत्येक 2 पाई इंटरवल के बाद। कैसे? साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो ये वैसे वे सारे फंक्शन जो रिपीट करते हैं अपनी वैल्यू आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो उन फंक्शन को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। और जो आपके साथ उसमें एड ऑन हुआ होता है, 2 पाई ऐड होता है तो उसको उसका पीरियड कहा जाता है। और उसके उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर ये आपके सामने इस तरह से पीरियोडिक फंक्शन का एक कॉमन ग्राफ बना रखा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का इस पार्ट के लिए, इस इंटरवल के लिए ये जो ग्राफ दिख रहा है वो कि वही सेम ग्राफ आपको इस पार्ट में भी दिख रहा है और इस पार्ट में भी दिख रहा है, इस पार्ट में भी दिख रहा है। तो जब इस तरह से हमारे सामने रिपीटेशन दिखता है
तो इसको हम लोग पीरियोडिसिटी कहते हैं उस फंक्शन की, कि उस फंक्शन में पीरियोडिसिटी है। पीरियोडिसिटी का मतलब रिपीटेशन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम्स। ओके गाइस, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग और एक आपके सामने एक और कंडीशन, कुछ और कंडीशन जो कि डिरिचलेट ने फोरियर सीरीज एक्सपेंशन करने के लिए कुछ बातें कीन ऑब्जर्वेशन किया और कंक्लूजन ड्रॉ किया। तो कभी कभी एज ए शॉर्ट नोट के फॉर्म में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बताओ कि फोरियर सीरीज क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, और इसके साथ में आपसे बोलता है कि बताइए व्हाट आर द डिरिचलेट कंडीशंस। तो इस तरह से आप उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, डेफिनेटली आंसर देंगे। बढ़े आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़े। यस सर। वही बात को मैंने जो अभी आपको ऑरली समझाया, यहां पर वो बातें रिपीट कर दी है, आपके लिए लिख के बता दी है। The most important periodic functions are those in the two periods are the just trigonometrical systems, that is sine function and cosine function. अब आप बोलेंगे वन ले रहे हैं तो वन में वन को आप लिख सकते हैं ना cos ऑफ 0 into x, cos ऑफ 0 into x लिख सकते हो ना वन को। तो ये कोसाइन फंक्शन की ही कैटेगरी में लिया जा रहा है, क्योंकि साइन 0 तो क्या होता है बोलो, यहाँ क्यों नहीं ले रहा हूं वन? समझ में आ रही बात सभी को? पहली लाइन में देखो बेटा वन लिया है, दूसरी लाइन में यहाँ पर वन क्यों नहीं लिया है? रीजन समझ में आ रहा है? क्यों लिख कर रहा हूं आपके सामने, कुछ भी बात छिपा नहीं रहा हूं, जितना आपके लिए जरूरी है वो सारे अनुभव आपको दे रहा हूं। हाँ बोलिए बेटे, ये वन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? वन यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, समझ में आ रही बात है सभी को? cos 0 1 होता है। हाँ, इसलिए अब हमारे पास हमको जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हमें कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये रिजल्ट्स जस्ट कुछ भी नहीं है जो हमने प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की जो आपने 12th क्लास में पढ़ी है, और फिर इसके बाद उसी से ये कंक्लूजन ड्रा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स आप नोट कर लीजिए। जब भी इस तरह से फंक्शन, कोई भी दो अलग अलग फंक्शन प्रोडक्ट में रहते हैं और इंटीग्रेशन के अंदर रहते हैं और डिफाइन होते हैं इस डेफिनेट इंटीग्रल में, दैट इज ओवर द इंटरवल a to b, और इनकी वैल्यू यदि 0 आती है देन हम f और g को आर ऑर्थोगोनल ओवर द इंटरवल a, b बोलते हैं। ऐसे फंक्शन को, ऐसे दो वन वेरिएबल के फंक्शन को अपन कौन से फंक्शन बोलते हैं? ऑर्थोगोनल फंक्शन बोलते हैं। तो आपसे ऑर्थोगोनल फंक्शन की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आगे आपको भी लगेगी कि कभी बताओ कौन दो फंक्शन वन वेरिएबल के ऑर्थोगोनल कब होते हैं किसी इंटरवल में। तो आप सिंपली ये सटीक आंसर देंगे कि सर जब हम उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट करके जब हम उसका इंटीग्रेशन उस इंटरवल में निकालते हैं और यदि उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आती है तो इससे इस बात का सत्यापन हो जाता है कि वो फंक्शन, दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हैं? ऑर्थोगोनल है। यदि 0 नहीं आती है तो ऑर्थोगोनल नहीं होंगे। उसका आप आंसर देंगे, यदि उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 नहीं आती है तो आप बोल दीजिए कि वो ऑर्थोगोनल नहीं हो सकते उस इंटरवल में। तो इसके कुछ मैंने आपके सामने एग्जांपल दे रखे हैं कॉस और साइन फंक्शन को लेके। कॉस, ये दोनों फंक्शन सेम भी कभी आएंगे, कभी अलग अलग भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने इन जनरल आपके सामने डेफिनेशन दी है, अलग के लिए बताई है। बढ़े आगे। यस सर। ये सारी बातें आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक्स में बताना बहुत जरूरी है। समय के साथ सारी चीजें बताता रहूंगा आपको मैं, बस आप अपने आप को अपडेट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, कॉपी बना के लिखते भी रहिए, नोट्स बहुत जरूरी है। हाँ जी भाई, जो मैं अगली बात नेक्स्ट स्लाइड में करने जा रहा हूं आपके सामने, एक बहुत और मेरा फेमस साइंटिस्ट हुआ जिसका नाम डिरिचलेट हुआ। डिरिचलेट ने क्या किया, कोई फंक्शन लिया और उसका फोरियर एक्सपेंशन किया और उसमें कुछ क्वालिटी फाइंड की। तभी हम आज के बाद फिर हम ये भी कहने लगते हैं कि यदि कोई फंक्शन का आपको यदि फोरियर एक्सपेंशन एग्जामिनर पूछ रहा है, इसका मतलब उसमें ये सारी विशेषताएं होंगी, ये सारी क्वालिटी होंगी। क्वालिटी मींस कंडीशंस,
तो in order to expand a function in a Fourier series, a various sets of condition have been proposed on f of t. x की जगह अपन ने t ले लिया, कोई दिक्कत नहीं. Any periodic waveforms of, तो आपके सामने मैंने जो पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ बताया था वो एक तरह का एक वेव फॉर्म है, ठीक है. उसको हम टेक्निकल भाषा में, टेक्निकल सब्जेक्ट में वेव फॉर्म बोलते हैं, गणित की भाषा में उसको पीरियोडिक बोलते हैं फंक्शन. सो एनी पीरियोडिक वेव फॉर्म ऑफ पीरियड से p इक्वल टू 12, जैसे अभी आपके सामने मैंने पीरियड क्या लिया था, साइन और कोसाइन को लेके 2 पाई लिया था, कैन बी एक्सप्रेस इन ए फोरियर सीरीज प्रोवाइडेड दैट, उसमें ये कंडीशन होना ही चाहिए, होती है. इट हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी विद इन द पीरियड 12. जो भी उसका टाइम पीरियड है उसमें उस फंक्शन की कुछ डिसकंटिन्यूटी डेफिनेटली होती है. इट हैज ए फाइनाइट एवरेज वैल्यू इन द पीरियड 12, उसकी डेफिनेटली इस पीरियड में कोई ना कोई फाइनाइट एवरेज वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है. It has a finite number of positive and negative maxima and minima. देखिए जनाब, मैक्सिमा जब किसी फंक्शन के ग्राफ में पीरियोडिसिटी होती है, पीरियोडिसिटी है इसका मतलब ये है कि आपके सामने ये इस फंक्शन की लोएस्ट वैल्यू है, ये इस फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू है. विशाल परमार, बहुत गलत बात है बेटे, नेटवर्क आके के बाद नहीं होना. तो आपने आप से नाइंसाफी कर रहे हो. इतना सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं जो आपके लिए इस टॉपिक के लिए ना केवल और भी आगे इस तरह के सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी बातें आप करोगे, मतलब सीखोगे, उसमें ये सब चीजें आपको काम आएगी. ऐसा मत करो, क्लास के बाहर मत जाओ. कई बार बोल दिया मैंने, नॉट ओनली एज ए क्लास कोऑर्डिनेटर, बीइंग ए सब्जेक्ट टीचर, बीइंग ए पर्सन ऑफ योर एज ए फैमिली पार्टनर. तुम्हारी फैमिली का मैं पार्टनर बन गया हूं, तुम्हारे फादर से जुड़ गया हूं, तुम्हारी फैमिली से जुड़ गया हूं, तुम्हारा शुभचिंतक हूं मैं, तुम्हारा भला चाहता हूं. तो ये मैं आपको बता रहा था, मैंने जब मैक्सिमम मिनिमा ऑफ 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल आपको जब फर्स्ट यूनिट में आपको सिखाया था, उसमें भी आपको मैंने ग्राफिकली बताया था. आज इस बात को दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं आपके सामने. जो शब्द यूज किया है यहाँ पर टर्म्स कंडीशन के फॉर्म में, तो आप देख रहे हैं ये जो है ओरिजिन, इस पर सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी इस फंक्शन की, फिर इसके बाद बढ़ती जाती है, बढ़ते जाती है, तो यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है. फिर से अभी यदि अपन x की वैल्यू बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. फिर x की वैल्यू आप धीरे धीरे बढ़ाते हो, फिर से बढ़ती जाती है, फिर यहाँ पर आके ये सेटल हो जाती है. फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा. मैक्सिमा मिनिमा पैरेलल में आपके सामने चलता रहता है. ये पीरियोडिक के केस में चलेगा. यदि फंक्शन आपका पीरियोडिक हुआ तब ये चीज जरूर होना है. इसलिए डिरिचलेट ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है बेटे. So it has a finite number of positive and negative maxima and minima. When these conditions are exist, called the Dirichlet condition, are satisfied, the Fourier series for the function f of t exists. Each of the examples in this chapter obeys Dirichlet condition, and so the Fourier series exists. तो आपसे कभी कभी एग्जामिनर ये शब्द ना यूज करते हुए कि डिरिचलेट की कंडीशन बताओ, आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा एग्जामिनर कर सकता है कि बताइए व्हाट आर द कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर सीरीज, व्हाट आर द कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फोरियर सीरीज. तो आप लोग आंसर देंगे, भले एमसीक्यू हो, भले कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप वहां पर आंसर देंगे. सर डिरिचलेट कंडीशन होती है. यदि आपने क्लास अटेंड की होगी, मेरी बात पूरी नोट की होगी, समझी होगी, तो आप इन डिफरेंट क्वेश्चन का बहुत आसानी से, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जिसका आप बहुत आसानी से आंसर दे पाएंगे. ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नोट कर लिया सभी ने? अब हम आपको फोरियर सीरीज के एक्सपांशन का
ऑर्बिटरी इंटरवल्स के लिए फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। ऑफिस के बाद टाइम मिल गया तो आज क्वेश्चन करा देंगे, नहीं तो फिर कल की क्लास में आपको क्वेश्चन कराऊंगा और ये टॉपिक्स को यूनिट को कंप्लीट करूंगा। एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा उसका मैकेनिज्म, तो आप दूसरा क्वेश्चन करने की स्थिति में हो जाएंगे। रोल नंबर 38 विशाल परियार, इसने भी वही काम किया। बोलेगा सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम। क्या बेटा, सब लोग कॉमन रीजन दे रहे हैं, हम कैसे विश्वास किए कि आपका जेन्युइन रीजन यही है? करो अटेन, हम परमिट कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं बेटा। सर आज गलती हो गई सर, थोड़ा काम पे थे। क्या काम पे बेटा? अभी पढ़ाई के अलावा कोई काम मत करो। ये तो थोड़ा बाइक चला रहे थे, कहीं गए थे सर, वहीं से आए हैं अभी आए हैं, अभी से थोड़ा लेट हो गया। बेटा ये सब रेगुलरिटी अपने उसमें लाना होगा यार, अपने लाइफ में जोड़ना होगी बेटे। आप जॉब में भी जाओगे और वहां पर आदमी आपको लेट पहुंचोगे तो आपका वो हाफ डे काट लेगा, सैलरी गलती नहीं होगी। ये सब चीजें लाइफ में उतरेगी, देख लेना तुम मेरे को याद करोगे भविष्य में, 4 साल के बाद क्या 20 साल के बाद यदि मैं रहा लाइफ में, ठीक है, जीवन मेरा रहा। सर जो बात कह रहे हो बिल्कुल प्रैक्टिकल बोल रहे हो, तो मैं आपको उस टाइम की तरफ ले जा रहा हूं जो टाइम डिमांड कर रहा है। अभी नहीं किया लेकिन आने वाले समय में डिमांड करेगा। देखिए बेटे, फोरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ ए फंक्शन इन द अदर इंटरवल्स, मैंने का मतलब ये है, मैं आपके सामने एक बहुत कॉमन इंटरवल के लिए फोरियर सीरीज का बेसिक फार्मूला आपके सामने शो अप कर रहा हूं। चूंकि हालांकि आप इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी जान चुके हो, हमारा मेन औचित्य ये रहेगा कि हमें चूंकि डेफिनेशन कंसेप्ट समझ गए हैं कि फोरियर सीरीज क्या होती है, तो हमारे इसमें जो बेसिकली प्रॉब्लम आते हैं, यदि मैं वापस पहली स्लाइड पे जाऊं, ये वाली, तो इसमें आप देख रहे हैं बेटे, यदि आपको किसी फंक्शन का मतलब एफ का ये फोरियर सीरीज लिखना है तो आपको इसमें 3 चीज डिटरमाइन करना होती है। यदि कंप्लीट फोरियर सीरीज की बात कर रहा है एग्जामिनर, तो आपको ये 3 चीज डिटरमाइन करना पड़ेगी। कौन कौन सी? जो आपको यहाँ पर अननोन्स दिख रहे हैं, एक है A0, दूसरा n, तीसरा bn, इनको बोला जाता है फोरियर कोएफिशिएंट। तो उसी के मैं आपको इस और जनरल इंटरवल के लिए आपके सामने फॉर्मूले बता रहा हूं, जिसको हम लोग प्रॉब्लम्स में डे बाय डे टू डे लाइफ में आप लोग भी अप्लाई करेंगे। हाँ जी, तो ये हमारा फोरियर सीरीज एक्सपेंशन का होता है। तो इसके लिए हम कुछ स्टार्टिंग में बात कहने जा रहे हैं। लेट एफ बी ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 12, उसका डेफिनेटली यदि इंटरवल -l से +l है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका पीरियड क्या होगा बेटे? 12 मतलब इसको डबल कर दो 12। पीरियड हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है ना, कभी नेगेटिव में मेजर नहीं होता। जैसे किसी फंक्शन की हम मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। उसी तरह से is defined in the interval -l to +l, then the Fourier series is given by fx equal to a0/2 plus summation n equal to 1 to infinity n cos of n pi x upon l plus bn sin of n pi x upon l, where a0 and bn are the Fourier coefficient and their values are given by a0 का फॉर्मूला दिया होता है, तो होता है 1/l। बहुत सिमेट्रिकल फॉर्मूला है। क्या है? A0 के फॉर्मूले में केवल fx आता है, तो fx को अपने को इंटीग्रेट करना होता है -l से +l में, और बाहर 1/l आता है। और जब अपन दूसरा फोरियर कोएफिशिएंट डिफाइन करते हैं जिसको अपन n बोलते हैं, क्योंकि n जो है यहाँ पर आपके साथ कॉस फंक्शन के साथ रिलेटेड है, इसलिए इस फंक्शन में हमें कॉस की मल्टीप्लाई करना है और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट से। लिमिट क्या लेना है बेटे? जो भी आपको यहाँ पर इंटरवल दिया होगा -l to +l, तो 1/l -l to l f of x cos of n pi x upon l dx। फिर इसी तरह से bn की वैल्यू आएगी आपके सामने 1/l -l to +l f of x sin of n pi x upon dx। अब आप में से कोई मुझे बता सकेगा sin x क्यों लिया है, क्या कारण है? कोई बता सकेगा? जो मैंने कारण आपको n में बताया है, n के फॉर्मूले में n की वैल्यू में बताया है, वही कोई रीजन बेटा यहाँ पर bn के साथ है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो फोरियर सीरीज आपने एज्यूम की है, लिखी है, उसमें bn के साथ कौन आ रहा है? साइन फंक्शन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें साइन फंक्शन लेना पड़ रहा है।
तो साइन फंक्शन लेना है बेटे, उसको एफ से गुणा करना है, गुणा करने के बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है, जैसे अभी तक हमने सिंगल इंटीग्रल सॉल्व किए हैं, लिमिट रखना है। तो सबसे फोरियर सीरीज के क्वेश्चन में सबसे शुरुआत स्टेप यही होती है कि हमें उसका इंटरवल पहचानना होता है। उस इंटरवल के लिए हमने क्या फोरियर सीरीज का जनरल मेथड सीखा है, उसको आपको 1 बाय 1 अप्लाई करना होता है। पहले a0 की वैल्यू निकालिएगा, फिर an की वैल्यू निकालिएगा और फिर लास्ट में bn की वैल्यू निकालिएगा। करते हैं इस पर क्वेश्चन। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन e की पावर x इन द इंटरवल -π to π। ओके गाइस, आपके पास आपको जो मैंने जनरल फॉर्मूला बताया है -l से +l, तो आपको क्या करना है, अपने स्टैंडर्ड इंटरवल से कंपैरिजन करना है। तो आपको l की वैल्यू निकालना है। तो l कितना हो गया, l कितना हो गया बेटे, फंक्शन f(x) की वैल्यू तो आपको e की पावर x दी है, इंटरवल क्या दिया है, -π to π। इसका मतलब हमारे पास जो है स्टैंडर्ड वैल्यू वो -l से +l है। तो l की वैल्यू कितनी होगी बेटे, π। तो ये जो पाए है यहाँ पर रखो जरा, इसलिए मैंने आपको यहीं पर ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, ठीक है। cos n पाई x अपॉन l के लिए इसमें l की जगह रखा पाए, तो पाए से पाए कट गया, क्या बचेगा, an cos ऑफ nx प्लस bn sin n पाई x अपॉन l। बेसिक फॉर्मूला होता है, l की जगह पाए रखो जरा, पाए से पाए कट गया, क्या आया, sin nx। ओके गाइस, कोई शक किसी को इस स्टेप में, कोई शक? नो सर। शुभम, भास्करन, सौरभ, सौरभ आज तुम्हारी मैं एब्सेंट लगाऊंगा बेटे, समझ ले तूने क्या किया है। विरेजकर, आज तुम्हारी एब्सेंट लग गई, समझ लेना। सर ये बच्चे के हाथ में मोबाइल से इसने कर दिया है, सॉरी। कौन है बच्चा? ये सर ये साथ में, तुम्हारे ये अलावा छोटा सा बच्चा नहीं सर, ये छोटा सा बच्चा मेरे साथ बैठा छोटा बच्चे को पास में मत बिठा, उसको मत सिखा मैथमेटिक्स अभी, अभी बहुत छोटा है, उधर जा पाओगे, थोड़ा बड़ा हो जाने दे सॉरी उसको। सॉरी सर। क्या छोटा बच्चा बड़ा बच्चा की बात करो बेटे, चल ठीक है, तुम तो सीख लो बेटे, तुमने यदि अच्छे से मैथमेटिक्स सीख लिया तुम सबको सिखा दोगे, इसका दावा है, ठीक है। हाँ सर ठीक है, वो पास में उसने मोबाइल छीन लिया था, सॉरी सर। चलिए अपना माइक अनम्यूट कीजिए। तो आपसे पैरेलल में इंटरेक्शन करूं इसलिए मैं माइक को अनम्यूट नहीं करता हूं। ओके गाइस, तो चलिए अब हमारा उद्देश्य क्या है, सभी समझ गए हैं कि a0 की वैल्यू निकालना है, n की वैल्यू निकालना है, bn की वैल्यू निकालना है। तीनों के फार्मूले हमारे पास, हमने इसकी पिछली स्लाइड में आपको बता रखे हैं, बस एक एक करके अप्लाई करेंगे आपके सामने और एक क्वेश्चन करके समझाएंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देंगे बेटे। वेयर a0 and bn आर फोरियर कोएफिशिएंट एंड देयर वैल्यूज आर गिवन बाय, इनके फार्मूले पहले लिखेंगे अपन, बचे हुए टाइम में अपन आपको मैं कुछ सिखा देता हूं नई बात। तो पहले a0 को निकालना है, 1/π हो गया। बेसिक फार्मूला क्या होता है, 1/l होता है, -l से +l f(x) dx। देखो जरा इसकी पिछली वाली स्लाइड की तरफ, वो भी कर रहा हूं मैं, बैक साइड में ले जा रहा हूं आपको। ये देखो बेटा, a0 का क्या फार्मूला होता है, 1/l -l to l f(x) dx। अपनी तरफ से कुछ भी प्लस माइनस नहीं कर रहा हूं बेटे, जो इसमें वैल्यू बोलता है, जो ये टूल्स बता रहा है, उसी में अपन सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, l की जगह पाई रखेंगे। देखो इसमें 1/π -π to π f(x) dx, बिल्कुल सीक्वेंस में बात कर रहा हूं आपसे, छोटे लेवल पे जाके बात कर रहा हूं। सो a0 = 1/π -π to π f(x) dx। आप चाहे तो इसके पहले इसका बेसिक फार्मूला लिख सकते हैं और फिर जैसे यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू रखी है वो आप एग्जामिनर को यहाँ बता सकते हैं कि वी नो दैट फॉर एक्सपांशन फॉर द इंटरवल -l to +l सो एंड सो। फिर इसके बाद l का कंपैरिजन करेंगे तो l = π रखेंगे और फिर इसके बाद ये स्टेप लिखेंगे। पढ़े आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब अपने को क्या करना है, कोई भी बता सकता है, अब इसके बाद की स्टेप आप बता सकोगे। f(x) की वैल्यू रख देंगे बेटे, जो भी फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, e की पावर x दी है तो e की पावर x रख देंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे।
जरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सर की पावर x 1 अपॉन लोगे अपॉन अपॉन क्या, ये 1 अपॉन पाए तो तुम्हारा पहले से बाहर है, सर e की पावर x ही होता है। बेटे e की पावर x होता है, e की पावर x, ऐसा बोलो e की पावर x का हम फॉर्मूला जानते हैं, तो e की पावर x अपॉन डिवाइडेड बाय a मतलब x का कोएफिशिएंट एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल की घात में x का जो कोएफिशिएंट है, जहां पर मैं लेजर पॉइंटर बता रहा हूं, ये कोएफिशिएंट कहलाता है। जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीपल में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं, गुणांक, हिंदी में बोलते हैं गुणांक। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर में x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो इसको 1 से डिवाइड करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आएगा e की पावर x, और फिर इसमें अपने को लिमिट रखना है -पाई टू पाई, ये लग दिया आपके सामने। फिर इसके बाद आप जरा सोच के बताइए, इसको आप कुछ वैल्यू लिख सकते हो, ये कोई ना कोई वैल्यू के बराबर होती है। आपको हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले भी फाउंडेशन क्लास के समय दिए थे और नोट्स के समय भी दिए हैं, तो फॉर्मूला याद हो तो बताइए कौन सा फॉर्मूले को बिलोंग कर रहा है, साइन हाइपरबोलिक थीटा को बिलोंग करता है। साइन हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन की जो कंसेप्ट होता है वो इस तरह से डिफाइन होता है, e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पर 2 का इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर थीटा की जगह थीटा की जगह बेटा क्या दिया हुआ है, पाई दिया है, पाई दिया है, बेटा तो ये हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक पाई। अभी इसको हम लोग जो आंसर लिखेंगे हाइपरबोलिक के फॉर्म में इसका आंसर आएगा, ये कुछ कट नहीं सकता, सिंपलीफाई नहीं हो सकता, इसको एज इट इज छोड़ देना है, ज्यादा कुछ हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। अब हम इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे एन की वैल्यू को निकालने की। सभी लोग एन की वैल्यू निकालेंगे। एन का क्या बेसिक फॉर्मूला होता है, 1/l होता है, -l से +l, f ऑफ x cos ऑफ n पाई x अपॉन l इंटू dx। रखो जरा l की जगह पाए, यही फॉर्मूला मिलेगा, यही रिजल्ट मिलेगा, 1/पाई -पाई टू पाई की पावर x cos ऑफ n। सर इनटू वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें तो फिर। अब बेटा इसमें इनटू का फॉर्मूला मत लगाना, नहीं तो तू कंटिन्यूअसली लगाता रहेगा, यदि पार्ट से करेगा तो बहुत बार करते रहना पड़ेगा, इसका एंड नहीं होगा। इसलिए हमारे पास जो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, आप भी अप्लाई करेंगे, आप भी याद रखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, e की पावर x इंटू कॉस ऑफ bx बराबर होता है e की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर दूसरे ब्रैकेट में a cos bx प्लस b sin bx। तो आप देख सकते हैं, इसको अपने इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू का मतलब होता है cos फंक्शन में x का कोएफिशिएंट कितना है बेटे, cos फंक्शन cos cos होता है, x का कोएफिशिएंट कितना है बेटे n, तो n, तो a की जगह e की पावर x एज इट इज लिखा बेटे मैंने, डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 होता है, n का स्क्वायर n होता है, n स्क्वायर होता है तो n स्क्वायर लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर a cos bx, a का मतलब 1 cos bx प्लस b sin bx, और फिर पूरा इंटीग्रेशन होने के बाद इसमें अपन क्या करते हैं, लास्ट में लिमिट रखते हैं। सभी लोग लिमिट रखेंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको बात चीजें पिछले चैप्टर्स में ये क्या क्वेश्चन बता चुका हूं मैं। सो आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स वी गेट ये रिजल्ट कैसे मिलता है, जब अपन यहाँ पर लिमिट में रखते हैं बेटे तो आपके पास दो टाइप के फैक्टर आएंगे, एक कोसाइन टर्म आएगी और एक साइन टर्म आएगी। तो साइन की वैल्यू, साइन कोई भी मल्टीपल होता है पाई का, तो उसकी वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, क्या होती है 0 होती है। साइन में 1 मल्टीपल हो, 2 मल्टीपल हो, कोई भी इंटीजर मल्टीपल हो, नेचुरल नंबर हो, यदि साइन के साथ साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, सारे इंटीग्रल मल्टीपल जो साइन के 0 होते हैं। लेकिन कास में ऐसा नहीं होता है बेटे, क्योंकि आप जानते हैं सीरीज का डोमेन नेचुरल नंबर्स होता है, तो n की वैल्यू 1 से इंफिनिटी को बिलोंग करती है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बेटे, यदि cos पाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आती है -1, cos 2 पाई की वैल्यू निकालोगे तो +1, अल्टरनेट +-1, इसलिए अपन ने कॉमन वैल्यूज लिख रखी है। यहाँ पर आपका cos n पाई आएगा बेटे, तो cos n पाई की जगह आपको क्या पुट करना है, -1 की पावर n। सिंप्लीफाई करोगे और इसमें साइन हाइपरबोलिक फंक्शन फिर से यूज होगा,
क्योंकि आपके पास इस तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। ये वाला फार्मूला भी यूज होगा और ये दो रिजल्ट भी यूज होंगे इसमें, इसको लिमिट को रखने में। सभी लोग ये प्रैक्टिस सब स्वयं करेंगे घर पे आज की क्लास के बाद, और कोई समस्या हो डाउट हो तो मुझे डेफिनेटली पूछेंगे। ये स्लाइड आई थिंक सो पूरी हो गई। अब जैसे मैंने आपको एन की वैल्यू निकाल के बताई उसी तरह से सभी लोग bn की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड से। यस सर। यस सर। सर नोट कर लिया सभी ने? यस सर। यस सर। ये आ रहा है bn का फॉर्मूला में क्या अंतर आएगा आप खुद बता सकोगे बेटे? जहां कॉस था उसकी जगह साइन आ जाएगा, आ जाएगा। बस। फिर इसके यहाँ पर जो आपने अभी कॉस का फॉर्मूला लगाया था प्रोडक्ट में, वो अब आप साइन के साथ लगाएंगे। याद है क्या किसी को ये फॉर्मूला? e की पावर x इंटू साइन बी एक्स। लो वो भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए, e की पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a साइन बी एक्स माइनस b कॉस बी एक्स। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप, जैसे अभी आपको मैंने पिछले पार्ट में एक्सप्लेन की, बिल्कुल सेम टाइप का मैकेनिज्म यहां पर भी अडॉप्ट होगा। Again you are able to use these values here कि अपर लिमिट पहले पूरे में रखना, ध्यान रखना सबसे पहले अपर लिमिट रखना, फिर इसके बाद माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट रखना। ये काम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको भी थोड़ा कुछ प्रैक्टिस हो बेसिक चीजों की, कहीं भूले तो नहीं। अब ये सब तीनों मान आ जाते हैं आपके पास, तीनों फोरियर